कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह आंख खुलती है, कोई अपनी अलमारी से एक नीले रंग की शर्ट निकालता है, नाश्ते में ओट्स खाने का फैसला करता है और फिर ऑफिस जाने के लिए खास रास्ता चुनता है। अगर किसी से पूछा जाए कि ये सारे फैसले किसने लिए, तो जवाब बहुत सीधा सा होगा कि भी मैंने खुद लिए, ये मेरी अपनी आजाद इच्छा है, मेरी फ्री विल है ना? हम सब यही मानते हैं कि हमारा चेतन मन, मतलब जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो एक बहुत ही समझदार और तार्किक ड्राइवर है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल, सबको यही लगता है। हाँ, लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में, इस डीप डाइव में हम जिस सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो मानव मस्तिष्क के डार्क मनोविज्ञान और सपनों के असली मतलब के बारे में है, और ये इस पूरे विश्वास की धज्जियां उड़ा देती है। मतलब क्या हो अगर ये पूरी की पूरी सोच ही एक बहुत बड़ा धोखा हो। ये विचार सच में किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है, क्योंकि जिस कॉन्शियस माइंड को हम अपना कंट्रोल रूम मानकर बैठे हैं, वो असल में कोई ड्राइवर या बॉस है ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्या है? वो तो बस एक पीआर एजेंट है। एक पीआर एजेंट? बिल्कुल। मतलब जो कंपनियों की इमेज चमकाने का काम करते हैं? बिल्कुल। हमारे अंदर कुछ बेहद जंगली, गहरे और ऐसे डार्क विचार पनप रहे होते हैं, जिन्हें अगर सीधे तौर पर दुनिया के सामने रख दिया जाए तो बवाल मच जाएगा। समाज तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सही कहा। इस पीआर एजेंट का एकमात्र काम यह है कि ये उन खौफनाक और स्वार्थी इच्छाओं को एक बहुत ही तार्किक, संस्कारी और अच्छे रूप में पैक करके समाज के सामने पेश करे, ताकि दुनिया को लगे कि इंसान बहुत सुलझा हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी दिमागी मैट्रिक्स को तोड़ना है। हम ये डिकोड करेंगे कि इंसान का अवचेतन मन कैसे काम करता है और इस भ्रमजाल से बाहर निकलकर अपने ही दिमाग का शहंशाह कैसे बना जा सकता है। मुझे ये पीआर एजेंट वाली बात बहुत उकसाने वाली लगी, लेकिन अगर चेतन मन सिर्फ एक एजेंट है, तो फिर पीछे बैठकर असली गेम कौन खेल रहा है? बॉस कौन है? इस असली गेम को समझने के लिए हमें दिमाग के उस युद्ध क्षेत्र में उतरना होगा जो हर इंसान के अंदर 24 घंटे चल रहा है। सिगमंड फ्रायड और उनके बाद के मनोवैज्ञानिकों के काम का अगर हम निचोड़ निकालें, तो मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 ताकतों के बीच बटा हुआ है। ओके, 3 ताकतें? हाँ, सबसे गहरे, अंधेरे और आदिम हिस्से को द इड कहा जाता है। आईडी, इड। इसे आप एक जंगली जानवर समझ सकते हैं। जंगली जानवर से आपका मतलब है कि इसमें कोई इंसानियत नहीं है? इंसानियत, समाज के नियम, सही गलत या भविष्य की चिंता, इड को इन सब से कोई मतलब नहीं है। इसकी डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द है, प्लेजर, यानी तुरंत मजा। इसे जो चाहिए वो अभी चाहिए, चाहे वो भूख हो, आक्रामकता हो या सेक्सुअल इच्छाएं हो। ये पूरी तरह से आवेग पर काम करता है। लेकिन इंसान जंगलों में तो रहता नहीं है, हम तो एक सभ्य समाज का हिस्सा है। बिल्कुल, और इसीलिए इस जंगली जानवर को काबू में रखने के लिए दिमाग ने एक दूसरी ताकत खड़ी की है, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। और ये सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो वो सख्त तानाशाह है जो समाज, धर्म और हमारे माता पिता की दी हुई शिक्षाओं से मिलकर बना है। ये हमेशा इंसान के सिर पर नैतिकता का डंडा लेकर खड़ा रहता है। मतलब ये इड का एकदम उल्टा है। हाँ, इड अगर कहता है कि मुझे मजा चाहिए, तो सुपर ईगो तुरंत कहता है कि तुम कितने घटिया और पापी हो जो ऐसा सोच रहे हो। इसका मुख्य हथियार है अपराध बोध, यानी गिल्ट। अरे बाप रे! ये चाहता है कि इंसान एकदम परफेक्ट, संस्कारी और नियमों में बंधा हुआ गुलाम बनकर रहे। मुझे ये स्थिति किसी भयानक कॉर्पोरेट कंपनी की याद दिला रही है। वो कैसे? मतलब मान लीजिए कि आम भाषा में जिसे कोई भी इंसान अपना मैं या अपना अस्तित्व समझता है, जिसे ईगो कहा जाता है, वो इस कंपनी का बेचारा सीईओ है। हाँ। अब इस सीईओ के एक तरफ कंपनी का सबसे बड़ा रॉकस्टार कर्मचारी है जो बेहद गुस्सैल, जंगली और अनियंत्रित है, उसे सिर्फ मजे करने हैं। ये हमारा इड हो गया। सही है। और दूसरी तरफ कंपनी का बेहद सख्त, निर्दयी और परंपरावादी एचआर डिपार्टमेंट है जो हर छोटी गलती पर नियम और नैतिकता का चाबुक चलाता है। ये सुपर ईगो है और वो बेचारा सीईओ बस इन दोनों के बीच पिस रहा है। ये बहुत ही सटीक और शानदार तुलना है। ईगो का असल काम कोई महान फैसले लेना नहीं है, बल्कि वो तो दिन रात बस इसी कोशिश में लगा रहता है कि
कि ये जंगली रॉकस्टार और ये सख्त एचआर आपस में लड़कर पूरी कंपनी को न जला दें। मतलब सारा टाइम फायर फाइटिंग चल रही है अंदर। ईगो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है, लेकिन होता यह है कि कई बार इड की मांगें इतनी उग्र हो जाती हैं या फिर सुपर ईगो का गिल्ट इतना भारी हो जाता है कि ये सीओ यानी ईगो टूटने लगता है। और जब ये ईगो टूटता है तब असल जिंदगी में क्या होता है, इंसान पर क्या असर पड़ता है? तब शुरुआत होती है मेंटल ब्रेकडाउन की। एंजाइटी, पैनिक अटैक या डिप्रेशन, ये सब कुछ और नहीं बल्कि इसी बात के संकेत हैं कि अंदर का संतुलन बिगड़ चुका है। सच में? हम तो इसे कोई और ही बीमारी समझ लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि वे आजाद इच्छा से फैसले ले रहे हैं, लेकिन अगर इस मैकेनिज्म को गहराई से देखा जाए तो इंसान के ज्यादातर फैसले उसके बचपन के उन गहरे आघातों और दबी हुई इच्छाओं द्वारा लिए जा रहे हैं, जिन्हें ईगो ने शांत करने के लिए कहीं अवचेतन के अंधेरे में दफना दिया था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दिन के उजाले में तो ये सीईओ और पीआर एजेंट मिलकर किसी तरह काम चला लेते हैं। इंसान मुस्कुराता है, ऑफिस जाता है, लोगों से सलीके से बात करता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब इस अंदर के जानवर का क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। रात में तो पीआर एजेंट की भी छुट्टी हो जाती होगी ना? यहीं से मनोविज्ञान का सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है, सपनों की दुनिया। फ्राइड ने बहुत ही मशहूर तरीके से कहा था कि सपने अवचेतन मन तक पहुंचने का रॉयल रोड या खूनी रास्ता है। दिन के समय हमारे दिमाग में एक बहुत ही सख्त पहरेदार बैठा होता है, जिसे सेंसर कहा जाता है। ये सेंसर इस बात की कड़ी निगरानी करता है कि कोई भी डार्क इच्छा या अनैतिक विचार ईड के तहखाने से निकलकर कॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच जाए। मतलब ये एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है जो दिन में फुल अलर्ट पे रहता है। बिल्कुल, लेकिन जब इंसान सोता है तो ये पहरेदार भी ऊँघने लगता है, सेंसर कमजोर पड़ जाता है और तब अंडरग्राउंड बंकर के दरवाजे खुल जाते हैं। एकदम सही। हर सपना, चाहे वो कितना भी अजीब या बेतुका क्यों ना लगे, असल में एक अधूरी इच्छा की चीख होता है। अच्छा। हाँ, जिन चीजों को हासिल करने से कोई इंसान असल जिंदगी में डरता है या समाज जिसे गलत मानता है, दिमाग उसे सपने में पूरा करके अपना डोपामाइन रिलीज करता है। लेकिन सपनों की कहानियां तो बहुत ही उलझी हुई होती हैं। कभी इंसान हवा में उड़ रहा होता है, कभी किसी अनजान शहर में खो जाता है। अगर ये सिर्फ इच्छाएं हैं तो इतनी सीधी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पहरेदार सोया जरूर है लेकिन मरा नहीं है। ओह। अगर इंसान अपनी असली नंगी और डरावनी इच्छाओं को सीधे तौर पर दिखा दे तो इंसान घबराकर तुरंत जाग जाएगा। इसलिए दिमाग एक बहुत ही चालाक खेल खेलता है। सपनों की दो परतें होती हैं। कौन सी दो परतें? जो कहानी जागने के बाद याद रहती है, जैसे उड़ना या गिरना, उसे मैनिफेस्ट कंटेंट कहा जाता है। यह सिर्फ एक मुखौटा है। असली सच इसके पीछे छुपा होता है, जिसे लेटेंट कंटेंट कहते हैं। तो ये मुखौटा पहनाया कैसे जाता है? दिमाग ये कैसे करता है? प्रतीकों के जरिए, सिंबल्स का इस्तेमाल करके। समाज ने इंसान की प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि ताकत की भूख, आक्रामकता या सेक्सुअल एनर्जी को इतना गंदा बना दिया है कि दिमाग सीधे तौर पर उन्हें सपने में भी नहीं दिखा सकता। तो वो कोड वर्ड्स यूज करता है। हाँ, वो एक रहस्यमयी भाषा गढ़ता है। बंद दरवाजे, गहरा पानी, ऊंचे पहाड़, ये सब प्रतीक हैं। जैसे कई बार लोग सपने में हथियार, चाकू या तेज रफ्तार गाड़ियां देखते हैं। इसे फैलिक सिंबोलिज्म कहा गया है। ये तो बहुत कॉमन सपने हैं। यहाँ मुझे एक तार्किक समस्या नजर आ रही है। हाँ, बताइए। अगर सपने सच में सिर्फ हमारी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और हमें डोपामाइन दे रहे हैं, तो फिर डरावने सपने क्यों आते हैं? नाइटमेयर्स में तो कोई मजा नहीं होता। कोई पसीने में लथपथ होकर चीखते हुए क्यों उठता है? ये किस तरह की इच्छा पूर्ति है? ये सवाल बहुत लाजमी है और इसका जवाब इंसान के बचाव तंत्र में छुपा है। डरावने सपने कोई मानसिक गड़बड़ी नहीं है। असल में ये दिमाग का एक इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। इमरजेंसी अलार्म? वो कैसे? होता यह है कि जब कोई बहुत गहराई में दबाई गई खौफनाक इच्छा या बचपन का कोई भयानक ट्रॉमा उस कमजोर पड़े हुए सेंसर को पूरी तरह तोड़कर सतह पर आने लगता है, तो हमारा ईगो खतरे को भांप लेता है। तो वो ईगो को बचाने के लिए होता है? बिल्कुल। उसे लगता है कि अगर ये सच कॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया तो इंसान का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए वो पैनिक बटन दबाता है और एक डरावना रूप देकर इंसान को तुरंत जगा देता है। इसका मतलब जिन भावनाओं या राज को इंसान दफना देता है, उन्हें रिप्रेस कर देता है, वे कभी मरते नहीं हैं। वे कभी नहीं मरते। मनोविज्ञान में एक बहुत ही डरावना सिद्धांत है जिसे द रिटर्न ऑफ द रिप्रेस्ड कहते हैं। द रिटर्न ऑफ द रिप्रेस्ड, नाम ही काफी इंटेंस है। हाँ,
दफनाई गई चीजें हमेशा ज़ॉम्बी की तरह वापस आती हैं। कोई भी दर्द, गुस्सा या आघात जितना ज्यादा दबाया जाएगा वो उतने ही भयानक रूप में एंग्जाइटी या डरावने सपनों के रूप में वापस आएगा। और इस सच को छुपाने के लिए दिमाग इतनी चालें चलता है कि कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। चाले? जैसे क्या चाले? जैसे कि कंडेंसेशन की तकनीक। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर काम छूट जाने का डर है, अपने पिता से मिली कोई बचपन की डांट का ट्रॉमा है और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर पैनिक है। सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो दिमाग इन 10 अलग अलग परेशानियों को मिलाकर एक जिप फाइल बना देता है और फिर सपने में एक ऐसा अजीब मॉन्स्टर खड़ा कर देता है जिसकी आवाज पिता जैसी होगी, चेहरा बॉस जैसा होगा और वो किसी ऐसी जगह पर खड़ा होगा जहां से इंसान गिर रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही शानदार लेकिन डरावनी इंजीनियरिंग है। दिमाग हमारे कच्चे जज्बातों को इतना सिकोड़ देता है कि सुबह उठने पर हम उस असली सच को पहचान ही ना सके। और सिर्फ यही नहीं, एक और तकनीक होती है जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसका काम है असली भावना की दिशा को मोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर देना। डिस्प्लेसमेंट का कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कल्पना कीजिए कि दिन में किसी व्यक्ति को अपने बेहद क्रूर बॉस पर बहुत भयंकर गुस्सा आया, लेकिन वो बॉस को मार तो नहीं सकता क्योंकि उससे नौकरी चली जाएगी। तो उसका अवचेतन मन क्या करेगा? रात को सपने में वो सारा गुस्सा किसी अनजान कुत्ते पर या किसी बेजान पेड़ पर निकाल देगा। दिमाग ने बॉस के प्रति उस विनाशकारी गुस्से को लिया और उसे एक सुरक्षित प्रतीक पर डिस्प्लेस कर दिया ताकि इंसान को अपराध बोध या गिल्ट महसूस ना हो। मुझे ये सुनकर सच में सिहरन हो रही है। अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को देखें तो मूल रूप से हमारा दिमाग जिंदा रहने के लिए खुद को ही दिन रात गैसलाइट कर रहा है। बिल्कुल, वो खुद को ही बेवकूफ बना रहा है। वह सच को छुपाने के लिए इतनी सारी कहानियां गढ़ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि कैसे सुबह उठते ही कई बार सपने की अटपटी कहानी को हम खुद ही लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इस प्रक्रिया को सेकेंडरी रिविजन कहते हैं। जब इंसान जागता है तो उसका चेतन मन सपने की बिखरी हुई और बेतुकी कड़ियों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बना देता है जो सुनने में समझदार लगे, ताकि सब नॉर्मल लगे। हाँ, और ये सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं है। असल जिंदगी में भी इंसान रैशनलाइजेशन का सहारा लेता है। जब कोई अंदर के जानवर की वजह से कोई गलती करता है तो उसका पीआर एजेंट तुरंत एक तार्किक आवरण पहना देता है कि हालात ही ऐसे थे या सामने वाले की ही गलती थी। वाओ, ये पूरी तरह से खुद को धोखे में रखने वाली बात है ताकि ईगो सुरक्षित रहे। अब जरा इसके एक बड़े परिदृश्य के बारे में सोचते हैं। अगर एक अकेले इंसान के दिमाग के अंदर इतनी चालाकी, इतना झूठ और इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, तो जब ऐसे करोड़ों लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तब क्या होता है? समाज में भी तो नैतिकता के बड़े बड़े झंडे लहराए जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा पाखंड छुपा है। जो लोग समाज में सबसे ज्यादा पवित्र, संस्कारी और नैतिकता का ढोंग करने वाले होते हैं, अक्सर उनका अवचेतन मन उतना ही खौफनाक और डार्क होता है। ऐसा क्यों? मतलब जो इंसान बाहर से जितना शरीफ है वो अंदर से उतना ही डार्क कैसे हो सकता है? क्योंकि अत्यधिक नैतिकता दिखाना दरअसल अपनी ही बहुत गहरी और डार्क इच्छाओं पर पर्दा डालने का एक मैकेनिज्म है। अच्छा, एक तरह का कवर अप है। हाँ, जब कोई इंसान अपनी बुराइयों या जंगली इच्छाओं को स्वीकार करने से बहुत ज्यादा डरता है तो वो प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है। प्रोजेक्शन यानी जो बुराइयां उसके खुद के अवचेतन में उबल रही हैं, वो उसे हर दूसरे इंसान में दिखाई देने लगती हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाता है, असल में वो अपने ही अंदर छुपे हुए डार्क सेल्फ से लड़ रहा होता है। कार्ल जंग का एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, द शैडो या हमारी परछाई। हाँ, बिल्कुल। जंग का मानना था कि हमारे अंदर एक ऐसा अंधेरा हिस्सा है जिसमें हमारा सारा गुस्सा, नफरत, जलन और वे सभी चीजें छुपी हैं जिन्हें हम नकारते आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस राक्षस से भागने के बजाय हमें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसे अपनाना चाहिए। और यही वो जगह है जहां से इंसान इस पूरे दिमागी मैट्रिक्स को हराना शुरू कर सकता है। अपने उस अंदर के राक्षस या अंधेरे को अपना लेना ही असली आजादी है। सच में अपनी इन डार्क भावनाओं को दबाने के बजाय उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मनोविज्ञान में इसके लिए एक बहुत ही ताकतवर शब्द है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इस पूरे विश्लेषण का ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। मतलब अपनी डार्क, आक्रामक और जानवरों जैसी ऊर्जा को अंदर ही अंदर सड़ाने के बजाय उसे किसी बहुत ही प्रोडक्टिव काम में लगा देना। बिल्कुल। ईड की ऊर्जा अपने आप में न अच्छी है न बुरी, वो बस एक अंधा ईंधन है, एक रॉ एनर्जी है। हाँ, अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा आक्रामकता है तो उसे समाज में जाकर लोगों से लड़ने के बजाय उस गुस्से को एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में लगाया जा सकता है।
कोई शानदार कला का निर्माण किया जा सकता है, या फिर जिम में जाकर एक्सट्रीम वर्कआउट के जरिए उस ऊर्जा को निचोड़ा जा सकता है। वाओ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। जब कोई इंसान अपनी उस दबी हुई, अस्थिर और विनाशात्मक ऊर्जा को एक सही दिशा दे देता है, तो वो पागल होने के बजाय एक जीनियस में बदल जाता है। ये जहर को ही अपनी दवा बना लेने जैसा है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत ज्यादा शरीफ और हमेशा मीठा बोलने वाला बनना असल में दिमागी रूप से खतरनाक है? ये बेहद खतरनाक है। जो लोग अत्यधिक शरीफ बनते हैं, जो कभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते और हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। शरीर पर असर पड़ता है। वो दबाई गई आक्रामक ऊर्जा गायब नहीं होती। वो आखिरकार पैनिक अटैक्स, फोबिया या फिर गंभीर शारीरिक बीमारियों के रूप में फटकर बाहर आती है। इसलिए खुद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना बहुत जरूरी है, चाहे आपके अंदर का सच कितना भी बदसूरत क्यों ना लगे। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हमने दिमाग की इन तमाम बीमारियों, डिफेंस मैकेनिज्म्स और इस पूरे छलावे को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कमजोर ईगो को कैसे तोड़ा जाए। कोई भी इंसान इस दिमाग के कंट्रोल रूम का असली मास्टर यानी शहंशाह कैसे बन सकता है? इसके लिए उस कमजोर सीईओ को हटाकर एक आयरन ईगो यानी लोहे का अहंकार स्थापित करना होगा। लोहे का अहंकार सुनने में ही बहुत मजबूत और अभेद्य लगता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग विकसित करना जो असलियत को बिना किसी फिल्टर या पीआर एजेंट के स्वीकार कर सके। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया की राय, समाज की तारीफ या उनके द्वारा दिए गए गिल्ट से रत्ती भर भी फर्क ना पड़े। जो किसी से डरे ना। बिल्कुल। फ्रॉइड ने आम इंसान के ईगो को बहुत कमजोर बताया था, जो बस इड और सुपर ईगो के बीच पिसता रहता है। लेकिन आयरन ईगो वो है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, और इसे बनाने के लिए एक बहुत ही कड़ा और एकांत भरा रास्ता अपनाना पड़ता है, जिसे रीपैरेंटिंग कहते हैं। रीपैरेंटिंग मतलब खुद के ही माता पिता बनना? सही मायने में यही अर्थ है। हम में से ज्यादातर लोग अवचेतन रूप से किसी मसीहा या बाहर से किसी के आकर हमें बचाने का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा। हम सोचते हैं कि कोई हमें वो प्यार और अनुशासन देगा जो हमें बचपन में नहीं मिला। लेकिन असलियत यह है कि कोई नहीं आने वाला। हर इंसान के अंदर एक घायल बच्चा है जो अनगिनत ट्रॉमा से गुजरा है। रीपैरेंटिंग का मतलब है कि इंसान को खुद ही उस बच्चे के लिए एक बेहद सख्त लेकिन प्यार करने वाला माता पिता बनना होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारा बीता हुआ कल ही हमारी नियति है। मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूँ। लेकिन एक मजबूत दिमाग इस नियम को हैक कर लेता है। सही कहा। अतीत में जो आघात लगे वो एक सच्चाई थी, लेकिन वे हमारा भविष्य तय नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक बार जब कोई इंसान अपने उन गहरे ट्रॉमास को पहचान लेता है, तो उसे सचेत रूप से यह फैसला लेना होता है कि अब ये दर्द मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। और यहीं पर एक और बहुत अहम कदम उठाना होता है, कंट्रोल छोड़ना। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अपने दिमाग के मास्टर बनो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कंट्रोल छोड़ दो। विरोधाभासी है, लेकिन यही सबसे बड़ा मानसिक सच है। एक आम इंसान का दिमाग हर चीज को, हर स्थिति को और यहाँ तक कि दूसरे लोगों की सोच को भी कंट्रोल करना चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। हम सब कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं। हाँ, और जब कोई व्यक्ति हर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है ही नहीं, तो वो अपने दिमाग की बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर बर्बाद कर देता है। हाँ, ये तो कंप्यूटर की रैम की तरह हो गया। अगर किसी कंप्यूटर के बैकग्राउंड में बहुत सारे बेकार सॉफ्टवेयर और भारी प्रोग्राम चल रहे हो, तो पूरा का पूरा सिस्टम हैंग होने लगता है। इंसान का दिमाग भी तो इन्हीं बैकग्राउंड चिंताओं में हैंग हो जाता है। सटीक उदाहरण है। जो चीजें इंसान के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे दूसरों का व्यवहार या भविष्य की अनिश्चितताएं, उन्हें ब्रह्मांड के अंधेरे में छोड़ देना चाहिए। लेट गो कर देना चाहिए। बिल्कुल। इस सरेंडर करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की उस फालतू रैम को फ्री करना है, ताकि उस ऊर्जा को पूरी तरह से वर्तमान और रचनात्मकता में लगाया जा सके। जब इंसान अपने अंदर के उस जंगली जानवर और समाज द्वारा थोपे गए गिल्ट दोनों को अपना गुलाम बना लेता है,
तब वो सच में अपने दिमाग का शहंशाह बन जाता है। इस पूरे गहन अध्ययन का अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से हमारा कोई दोस्त या साथी नहीं है। वो तो डरो, छिपी हुई इच्छाएं और समाज के नियमों का एक भयंकर युद्ध क्षेत्र है। एकदम सही। लेकिन अगर कोई इंसान पूर्ण आत्म सत्य का अभ्यास करे, यानी अपने ही डार्क विचारों से रत्ती भर भी झूठ ना बोले, तो वो इस दिमागी मैट्रिक्स से हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। और ये आजादी कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है, क्योंकि अगर हम समाज के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को देखें तो 99% आम लोग दिमागी रूप से बीमार यानी न्यूरोटिक हैं। 99%? हाँ, वे अपनी असली प्राकृतिक इच्छाओं से पूरी तरह कट चुके हैं। समाज एक ऐसी विशाल फैक्ट्री बन गया है जो बिल्कुल सामान्य दिखने वाले आज्ञाकारी गुलाम पैदा कर रही है। वाओ। जब कोई व्यक्ति इस भेड़चाल के मनोविज्ञान को समझ लेता है तब वो भीड़ से अलग हो जाता है और वो जो एकांत है वो अकेलापन डरावना नहीं बल्कि महानता और आजादी की आखिरी मंजिल है। ये चर्चा बहुत ही आजाद करने वाली है, लेकिन यहाँ इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले इस पूरी सामग्री के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक ऐसा विचार है जिसने मुझे सच में अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अच्छा, कौन सा विचार? मुश्किलों से लड़कर सरवाइव करने की एक बहुत मजबूत और प्राकृतिक इच्छा होती है। जीवन हमेशा बने रहना चाहता है। हाँ, लेकिन मानव मन के सबसे गहरे अंधेरे में एक और ताकत पल रही है। फ्राइड के बाद के कामों में एक बहुत ही डार्क कॉन्सेप्ट उभर कर आता है, द डेथ ड्राइव, जिसे थानाटॉस भी कहा गया है। द डेथ ड्राइव। ये विचार कहता है कि इंसान के अंदर सिर्फ जीने की ही भूख नहीं है, बल्कि उसके बहुत गहरे अवचेतन में खुद को और इस पूरी दुनिया को पूरी तरह तबाह कर देने की, राख में मिला देने की एक भयानक भूख भी छुपी हुई है। मतलब इंसान जानबूझकर ऐसा कुछ करना चाहता है जो उसे ही बर्बाद कर दे। दिमाग खुद को खत्म क्यों करना चाहेगा? क्योंकि जीवन में लगातार संघर्ष है, तनाव है और ईड व सुपर ईगो की लड़ाई का शोर है। दिमाग के सबसे गहरे स्तर पर एक ऐसी अवस्था की तड़प होती है जहां कोई तनाव ना हो, बिल्कुल शून्य हो, जहां एकदम शांति हो। बिल्कुल। और वो परम शून्य सिर्फ विनाश या मृत्यु में ही मिलता है। ये कोई भूल चूक नहीं है, ये औसत दिमाग की एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो खामोशी से लगातार तबाही की तरफ खींचती है। तो अब जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं। इंसान की जिंदगी में जो बार बार सेल्फ सैबोटेज होता है, जब लोग जानबूझकर अपने ही बहुत अच्छे और शांत रिश्तों को आग लगा देते हैं, अपने ही सफल होते हुए करियर को किसी एक बेवकूफ़ी से बर्बाद कर देते हैं या अपनी शांति को खुद ही नष्ट कर देते हैं, क्या वो सच में कोई गलती या बदकिस्मती है? या फिर वो उसी दिमाग की छुपी हुई डेथ ड्राइव है जो खामोशी से अपना काम कर रही है और अपने ही विनाश का जश्न मनाना चाहती है? उस पीआर एजेंट के पीछे बैठे असली चेहरे को पहचानने का समय आ गया है।